हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले क्लास 10th वालों का जो सैम्पल पेपर आया था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, सर हमें इस पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पेपर के सोल्यूशन पर वीडियो बना रहा हूँ और जिन्होंने कमेंट करे थे अभी वो कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथ का सैंपल पेपर नहीं देखा है तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का सारे के सारे पेपर्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो वीडियो है हमारी क्लास 10th वालों के मैथ सैंपल पेपर 2024 की सोल्यूशन वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट में मैं आपको 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराने वाला हूं, और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो वो पहले ही अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और आप इन सोल्यूशन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको किसी और पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस पेपर के सोल्यूशन पर भी जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी पेपर्स का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्लास 10th वालों के मैथ सैंपल पेपर 2024 की सोल्यूशन वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 11वां क्वेश्चन। बहुपद 4u² प्लस 8u के हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और जो इसके शून्य होंगे और गुणांकों के बीच में हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये जांच हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होंगे, शून्य होंगे। तो पहले क्या है, हम इसके शून्य निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपके सामने है। तो 4u² प्लस 8u बराबर कर देंगे 0 के, यहाँ से क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा हमारा u + 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 0 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा u + 2 बराबर 0, और ये जो प्लस का 2 है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो u बराबर -2। तो हमारे पास क्या है, इसके दो शून्य आ गए हैं, एक u बराबर 0 और एक u बराबर आ चुका है -2। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं हम बीटा। ठीक है, जो इसके शून्य आते हैं हम उसको मान लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो यही निकाल रखे हैं यहाँ पर। अब आगे हमें इसके जो शून्य तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें क्या है, हमारे 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, और दूसरा होता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, वो होता है हमारे पास अल्फा बीटा बराबर c/a। अब इसके लिए हमारे पास a b c की वैल्यू चाहिए, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, इस द्विघात इक्वेशन से निकालेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा 8 और c बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है। अब यहाँ पर हम क्या है, एक बार इसका शून्यकों का योग निकालते हैं और एक बार गुणनफल। ठीक है, अब वो देखते हैं आगे। शून्यकों का योग होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है हमारा किसके, -b/a के। अल्फा और बीटा हमारे पास अगर यहाँ पर देखेंगे आप, पहला मान हमारे पास आया था 0 और दूसरा आया था -2, और उधर भी क्या आया था हमारे पास, b का 8 आया था और माइनस वहाँ फॉर्मूले में दे रखा है। a का मान हमारे पास 4 आया था, वहाँ से काट देंगे तो इधर भी -2 आ जाएगा और उधर भी -2, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास गुणनफल का, अल्फा बीटा बराबर c/a। जो हमारे पास शून्य आए थे उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे यहाँ भी 0 आ जाएगा,
और सी का मान हमारे पास 0 है और ए का मान 4, तो यहाँ से भी कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे हमारे, मतलब जो हमें सत्यता की जांच करनी है वो हमारी सही आएगी। अगर ये अलग अलग आएंगे तो ये हमारी जो जांच होगी वो गलत होगी। इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल देंगे, क्वेश्चन में बोला था कि सत्यता की जांच करो, ठीक है, तो ये हमने कर दी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग हमारा 27 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या को मान लेंगे हम x और जो हमारी दूसरी संख्या होगी उसको मान लेंगे 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहली संख्या हम x मान चुके हैं, दोनों का योग 27 है। अगर पहली संख्या निकल जाएगी तो वो क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब पहली शर्त तो ये हो गई, और दूसरा में दे रखा है कि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है 182। तो पहली हमने मानी है x और दूसरी मानी है 27 माइनस एक्स। अब इनका जो गुणनफल है ये कितना है 182, ठीक है। ऐसे करके हम एक द्विघात इक्वेशन बना लेंगे, उसमें सॉल्व कर x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर पहली संख्या मान लेंगे हम, जैसे मैंने बताया था, ऐसी दूसरी संख्या आ जाएगी और ऐसे ही समीकरण बन जाएगी जैसे मैंने बताया था। फिर इस द्विघात इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x बराबर 13 और एक आएगी हमारे पास x बराबर 14, ठीक है। तो वो बता देता हूँ मैं आपको। एक है हमारे पास x बराबर 13 और एक आ जाएगी x बराबर 14। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो इन्हीं के हिसाब से निकलेगी, जैसे हमारे यहाँ पर निकलेगी 27 माइनस 13, क्योंकि 27 माइनस एक्स है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर 14। और ऐसी यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी होगा 27 माइनस एक्स, तो हमारी आ जाएगी 13, ठीक है। यानी कि जो हमारी दो संख्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं 13 14 हो सकती हैं या 14 13, यानी कि जो इसका आंसर होगा, जो उसने संख्याएं पूछी हैं जिनका योग हमारा कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए और उनका गुणनफल 182 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं 13 और 14, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है, आप यहाँ से देखकर लिख लेना। और यहाँ पर क्या है 21 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 27 होगा, ठीक है। जब आप इसे कॉपी पे नोट करें तो ध्यान रखें। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन के अथवा में हमें दे रखा है कि k का मान ज्ञात करो और हमें एक द्विघात इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है कि मूल कैसे हो हमारे बराबर प्राप्त हो, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है। अब आपको मानक रूप का पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। इन वैल्यूज का क्या है हम आगे यूज करेंगे कंडीशन लगा के, ठीक है। वो देखते हैं हम आगे, जैसे यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। हमें बोल रखा है कि मूल कैसे हो बराबर हो। अब आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ऐसी 3 कंडीशन होती हैं, वो किसी भी कंडीशन पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है मूल बराबर हो, तो इसकी कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमें दे रखा है। यहाँ पर ए बी सी के मान लगाकर हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा k² बराबर 24 और यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 24 k बराबर, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 2√6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो इसके 13वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से हमें कोई भी एक गेंद को यादृच्छिक निकालना है। तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है कि वो गेंद कैसी हो, लाल हो, और दूसरा पॉइंट दे रखा है कि वो गेंद लाल ना हो। तो इन दोनों की हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पहले क्या है, हमारे पास कोई एक बैग और इसमें हमें 5 गेंदें, मतलब 5 काली गेंदें थी, तो वो भी हमने बना दी हैं, ठीक है। अब इस थैले में देखेंगे जो हमारे कुल परिणाम होंगे, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे 8। यानी कि थैले में 8 बॉलें हैं, तो कोई सी भी निकल सकती है, काली बॉल भी निकल सकती है और लाल बॉल भी निकल सकती है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें दे रखा है कि थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3 है और थैलों में काली गेंदों की संख्या कितनी है 5 है। तो कुल हमारे पास कितने बॉल, मतलब कुल
थैले में कितनी गेंदें हो गई? कुल 8 गेंदें, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो संभव परिणामों की संख्या है क्या, वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमें पहला पॉइंट में निकालना है कि बॉल कैसी हो? लाल हो। तो लाल होने के हमारे पास कितने परिणाम है? 3 लाल बॉल है, तो उसके हमारे पास जो परिणाम है कितने हो सकते हैं? 3। तो हम क्या यहाँ पर प्रायिकता निकाल लेंगे कि पी की बॉल कैसी हो? लाल हो। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल परिणाम है हमारे पास 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है। ऐसे हमें दूसरा पॉइंट निकालना है कि जो गेंद हो वो लाल ना हो। अब लाल ना हो तो कैसी होगी? काली होगी। तो काली गेंद हमारे पास कितनी है? 5 और कुल गेंदें कितनी है? 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और एक आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे अगर कोई भी घटना होनी है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। या तो वो घटना होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि बॉल कैसी हो? लाल ना हो। अब हमने क्या है इस क्वेश्चन में लाल बॉल होने की प्रायिकता निकाल ली है, तो एक में से माइनस कर देंगे लाल होने की प्रायिकता को, ठीक है, कि गेंद कैसी है? लाल है। अगर माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा कि बॉल लाल ना हो उसकी प्रायिकता आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है। और ये जो प्रायिकता वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर या तो कोई बॉल वाला होगा या कोई ताश के पत्तों वाला होगा, इन्हीं में से आता है बोर्ड में, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में x तथा y के मान निकालिए, ठीक है। हमें इसमें पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है और संचय बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संचय बारंबारता हमने निकाली है और एक संचय बारंबारता क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों की तुलना कर देंगे, x और y के मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए संचय बारंबारता बनाते कैसे हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है और जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी संचय बारंबारता वो हमने लिख ली। ये संचय बारंबारता हमने अपनी तरफ से निकाली है, ठीक है। अब उसे हम कैसे निकालते हैं? जो भी बारंबारता में पहला पद दे रखा होता है उसे लिख लेते हैं संचय बारंबारता में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए इसका सेकंड वाला यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + x। ऐसे यहाँ पर तीसरा पद जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 + 6 + x, यानी कि 30x हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें अगला पद निकालना है, तो 28 में जोड़ देंगे 30 + x, तो हमारा आ जाएगा 58 + x। ऐसी लास्ट पद, तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 73 + x, ठीक है। अब हमारे पास दो संचय बारंबारता हो गई, दोनों संचय बारंबारताओं के जो पद हैं जहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है उनकी आपस में तुलना कर देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6 + x = 26, यानी ये संचय बारंबारता इस संचय बारंबारता के बराबर होगी, क्योंकि ये उन्होंने संचय बारंबारता हमें दे रखी है और ये हमने निकाली है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी आ जाएगी 20, की x का मान कितना होगा? 20। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक y वाला और एक यहाँ पर 58 + x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y का मान आ जाएगा हमारा 78, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आप ऊपर संचय बारंबारता में रखकर देख सकते हैं आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। जैसे अगर यहाँ पर आप 20 रख देंगे तो 20 + 6 कितना हो जाएगा? 26, तो 26 आ रहा है यहाँ पर आंसर। वैसे यहाँ पर 58 में 20 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78, और 78 में अगर 15 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 93, यानी कि जो आपने आंसर निकाले हैं वो आपका सही है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, चाहे वो संचय बारंबारता हो या बहुलक निकालना हो, माध्यक निकालना हो, माध्य निकालना हो, इस चैप्टर से ईजी क्वेश्चन आते हैं और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी होती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, इसके फॉर्मूले पता होंगे तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब इसका 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक बार और सुन ले, इसमें क्या लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसी दो थ्योरम में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। पहले मैं आपको चित्र से समझा देता हूं कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। एक हम यहाँ पर बाह्य बिंदु मान लेंगे जो कि हमारे पास है P,
और एक मान लेंगे हम वृत्त, ठीक है। अब इस बाह्य बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक PA और एक PB, ठीक है। और हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो PA होगा ये बराबर होगा किसके, PB के, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। इसमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे पहले कि O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है तथा बिंदु P से वृत्त पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। जैसे मैंने आपको चित्र बनाते समय समझाया था सेम वैसे ही लिखा है। और हमें सिद्ध करना है यहाँ पर PA बराबर है PB के, ठीक है, सेम है। और ये चित्र जरूर बनाया आप थ्योरम में, ठीक है। चित्र में नहीं होते हैं मैथ में भी और साइंस में भी, ठीक है। तो चित्र आप जरूर बना करके आए अगर उस क्वेश्चन में चित्र है तो, ठीक है। अब यहाँ पर रचना कर लेंगे, ये जो O पॉइंट है इसको हमने क्या है A से भी मिलाया है, P से भी मिलाया और B से भी मिलाया है, ठीक है। ये हमने रचना कर दी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। अब हमारी एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम आपकी किताब में भी होगी, ठीक है, वहां से देख लेना, वरना मैं उस थ्योरम का स्क्रीनशॉट अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, स्टेटमेंट भी और डायग्राम भी, आप वहां से उस थ्योरम को देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसी थ्योरम का इसमें यूज होने वाला है। थ्योरम यह है कि जो हमारी वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है। यह हमारे प्रूफ भी है, आप देख लेना। तो यहाँ पर हम सीधे थ्योरम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर OA है, वो क्या है हमारी PA पर क्या है, लंब है, और PA जो है वो हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि OA लंब है हमारे किसके ऊपर, PA के ऊपर। तो कोण O, ये जो हमारे पास कोण है ये और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि OAP बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। फिर ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, OB भी क्या है हमारी एक वृत्त की त्रिज्या है, तो वो भी हमारी BP पर लंब है। तो यहाँ पर भी एक हमारा कोण बनेगा, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से भी लिख देंगे कि OBPB हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसे आगे। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक OAP और दूसरा OBP, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांक्षम प्रूफ करेंगे। सर्वांक्षम प्रूफ करने के बाद में CPCT से जो हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, वहां से हम उनको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज ले लिए AOP और त्रिभुज BOP। इसमें क्या होगा, जो OA है और OB है ये क्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और दूसरा OP क्या है, दोनों में कॉमन आ जाएगा। और हमने अब ये दोनों कोण 90 डिग्री के प्रूफ करे हैं, तो लिख देंगे कोण OAP बराबर होगा कोण OBP के। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए ही त्रिभुज AOP सर्वांक्षम होगा त्रिभुज BOP के, ठीक है, बाय किसके द्वारा होगा, RHS के द्वारा, ठीक है। हमने क्या इन्हें सर्वांक्षम प्रूफ कर दिया। सर्वांक्षम प्रूफ करने के बाद में हम CPCT से कह सकते हैं कि PA बराबर होगा PB के, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो बराबर होंगी। चित्र बनाकर हमने स्पर्श रेखाओं के नाम दे दिए थे PA और PB, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी दो थ्योरम है, आप दोनों थ्योरम तैयार करके जाएं, चाहे बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। और हमें इसमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थेल्स थ्योरम पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपको चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक पहला ABC और दूसरा ADC, ठीक है। इन्हीं दो त्रिभुजों से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे ABC के लिए, मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। यह हमारा एक त्रिभुज हो गया A, B और C। ये समांतर रेखा हो गई M और L। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ML है ये समांतर है किसके, BC के। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो थेल्स थ्योरम से आ जाएगा कि AM बटे BM बराबर होगा AL अपॉन LC के, ठीक है। पहली इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम दूसरे वाले त्रिभुज से, ठीक है। अब वो देखते हैं। दूसरा हमारे पास ये त्रिभुज है, इसे बना लेंगे एक बार, A, T और C। यहाँ पर दे रखा है हमें N, L और क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि LN समांतर है किसके, CD के, ठीक है। तो ये समांतर है हमारे पास। यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा AN अपॉन ND बराबर होगा
AL/LC के। यहाँ से बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर हम उसको प्रूफ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। पहले हमने त्रिभुज ABC में निकाला था कि ML समांतर है BC, तो हमने इक्वेशन 1 बना ली थी AM/BM बराबर होगा AL/CL के। अब जो हमारी थेल्स थ्योरम है उसका दूसरा नाम भी है आधारभूत प्रमेय। ठीक है, उसे हम आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर आधारभूत प्रमेय लिखा है तो उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसकी जगह आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं वहाँ पर। दूसरा हमने लिया था ADC, वहाँ पर लिखा था हमने कि NL समांतर है DC के। फिर से हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे और हमारा आ जाएगा AN/ND बराबर होगा AL/CL के। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो आपको ये दोनों वैल्यू समान दिखाई देंगी। तो 1 और 2 से लिख देंगे कि AM/BM बराबर होगा AN/ND के। ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। ठीक है, सेम ही है, यहाँ पर भी जो मैंने आपको भी बताया था वही लिखा है। अब क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर लेकर के आना है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, तब ये हमारा आंसर आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दें, यानी BM ऊपर ले जाएंगे और ND भी क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो हम लिख देंगे व्युत्क्रम लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्युत्क्रम ले लेंगे, BM और ND हमारे ऊपर चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो BM/AM+1 बराबर ND/AN+1। यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, जो हमारा आ जाएगा AM और इस साइड में आ जाएगा AN। अब क्या करेंगे, यहाँ पर BM प्लस इधर आ जाएगा AM और इधर ND+AN आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे AM और AN। अब आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आए। जैसे यहाँ पर लिखा है AM में जोड़ देंगे BM, तो टोटल कितना बन गया AB। ऐसे यहाँ पर तो AN में ND जोड़ देंगे, टोटल कितना बन जाएगा हमारा AD। तो वो यहाँ पर लिखा है AB/AM बराबर होगा AD/AN। ठीक है, अगर आप अभी पेपर में देखेंगे अपनी, तो हमें क्या है, इसका उल्टा प्रूफ करना है। ठीक है, हमारा आंसर तो आ चुका है, अगर आप उसको क्वेश्चन में देखेंगे तो उसके हिसाब से अभी क्या आया होगा, ये उल्टा। अब आपको ध्यान होगा, एक जगह हमने इस क्वेश्चन को उल्टा करा था, व्युत्क्रम करा था, यानी कि उसका व्युत्क्रम लिया था। तो सेम क्या करेंगे, हम लिख देंगे पुनः व्युत्क्रम लेने पर। तो उस टाइम हमने क्या करा था, जो नीचे वाली संख्या थी उसे ऊपर ले गए थे, तो सेम यहाँ पर उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हमारा AM क्या है, नीचे है, उसे क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो AM/AB और वैसे ही यहाँ पर AN कर देंगे, तो AN/AD। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था सेम। ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपके प्री बोर्ड तो हो चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप बोर्ड के लिए जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 16वां के अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे 16वां क्वेश्चन आता है तो आप वो कर देना, या जो अथवा वाला है आप ये कर देना। ठीक है, लेकिन ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ ये। जैसे यहाँ पर हमें क्या एक डायग्राम दे रखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसमें लिखा है दिए गए चित्र में यदि ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और हमें दे रखा है कि कोण BOC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री। हमें दो कोण ज्ञात करने हैं, एक तो कोण DOC और एक करना है DCO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको रेखा दिखेगी DO और B, और उसके DOB था, DOB, और यहाँ पर क्या है, एक लंब जैसा है जो C है हमारा, और ये कोण हमें दे रखा है 125 डिग्री। अब हमें पता है अगर सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे, कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180। BOC की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से हम DOC की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हमें निकालनी भी है यहाँ पर, तो DOC की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। पहला आंसर यहाँ से आ जाएगा। दूसरे वाले में निकालना है DCO। अब देखेंगे आप, एक यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा जो कि होगा हमारा DC और O। ठीक है, और हमें ये D दे रखा है 70 डिग्री, और ये DOC की वैल्यू हम इससे ऊपर निकाल चुके होंगे, और हमें निकालना है DCO। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। दो कोण हमें पता है, तो तीसरा कोण निकाल लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता देंगे। ठीक है,
अब इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है जैसे मैंने बताया था कि दो कोणों को 180 होता है, हमें DCO निकालना है, तो दूसरा कोण हम दूसरी साइड ले जाएंगे यानी BOC। तो हमारे पास यहाँ पर जो DOC निकालना है हमें कोण, वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब उसके बाद बोला था हम एक त्रिभुज बनेगा ODC, तो सेम वही लिखा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर क्या है, हमें जो वैल्यू निकालनी है हम वो लिख लेंगे, DCO बराबर होगा तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से माइनस कर देंगे बाकी दो कोणों को, तो हमारा ये भी आ जाएगा कितना 55 डिग्री। ठीक है, तो यही दो कोण हमसे पूछे थे, कोण DCO और कोण DOC, वो हमने दोनों के दोनों यहाँ पर निकाल दिए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपके क्या है फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। मेन होते हैं मैथ में फॉर्मूले, कि अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और ये आप मत लिखना, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा कर रखा है इसमें थोड़ा मैंने, खाली आपसे यहाँ तक ही क्वेश्चन उसने पूछा है, तो आप इतना आंसर बता देना। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि किसी AP के 7 पदों का योग 49 है और जो हमारे पास 17 पदों का योग है वो कितना है 289 है, तो हमें यहाँ पर n पदों का योगफल बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको SN पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। तो पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता, तो वो होता है हमारा SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा होता है SN पदों के योग का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है, तो वैसे हम क्या करेंगे n की जगह पर 7 रख देंगे जहां जहां पर हमारा n है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। और दूसरा बोला है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है हमारा 289 है, दूसरी बार में यहाँ पर सब जगह 17 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो दोनों इक्वेशन होंगी ये A और D के पदों में होंगी, वहाँ से हम किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, ब्रज गुणनखंड हो, विलोपन हो, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि हमें जो SN पदों के योग का फॉर्मूला निकालना है उसके अंदर हमें A और D की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन को, हमें दे रखा है पहले यहाँ पर कि S7 यानी कि प्रथम 7 पदों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि S7 बराबर हो जाएगा 49 और S17 बराबर हो जाएगा 289। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम निकालेंगे किसके लिए 7 के लिए, तो n की जगह पर 7 रख देंगे, तो S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस वहाँ जाएगा 7-1 इंटू डी। और S7 हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 49 दे रखा, उसकी वैल्यू लगा देंगे 49 बराबर हो जाएगा 7/2 बराबर यहाँ बचेगा 2a प्लस 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा 6d। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर आया है हमारा 2a प्लस 6d। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा a प्लस 3d। ठीक है, और हम इधर देखेंगे तो हमारे पास 7/2 चल रहा है गुणा में, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d, और इस 7 से ये हमारा जो 49 है ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी निकालेंगे 17 पदों के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा S17 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी। तो 17 पदों का योग हमें दे रखा है 289 बराबर हो जाएगा 17/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 16d। तो यहाँ भी ऐसी करेंगे सेम जैसे वहाँ पर करा था, 2a प्लस यहाँ पर दे रखा है 16d, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 8 बार जाएगा 8d, और यहाँ पर हमारा क्या बचा इंटू में 17/2, 2 से 2 काट देंगे, और यहाँ पर
जो 17 है इससे 289 को काट देंगे 17 बार, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी a + 18d बराबर 17। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर a और d के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक विधि से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले हम दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे, वो थी हमारे पास a + 8d बराबर 17, और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो लिख लेंगे a + 3d बराबर 7। और अब क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएंगे, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5d और यहाँ से आ जाएगा हमारा 10, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 2, यानी d का मान आ गया हमारे पास 2। अब d का मान पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रखकर a का मान निकाल लेंगे, वो दिखाता हूँ अब आपको। हम रख लेते हैं पहली में ही a प्लस d का मान कितना है हमारे पास 2, तो 3 × 2 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6, तो a का मान कितना आ गया 1। ठीक है, a और d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n पदों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो Sn पदों के योग का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था कि Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला था। अब हमें n पदों का योगफल ही निकालना है, तो n की जगह n ही रहने देंगे और बाकी a और d की वैल्यू लगा देंगे। तो n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, तो 2 आ जाएगा सिर्फ प्लस। अब यहाँ पर n की जगह n ही रहना है और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। ठीक है, अब इसे मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वैल्यू को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू आ चुकी थी n/2 और ब्रैकेट में बचा था हमारा 2 प्लस, अब था हमारा n - 1 × 2 था, तो 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2n - 2। इस प्लस वाले 2 से माइनस वाले 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा n/2 × 2n। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा n²। ठीक है, तो जो हमें निकालना था n पदों का योगफल वो कितना आ गया n²। पूरा क्वेश्चन बस फॉर्मूले पे डिपेंड था। ठीक है, तो फॉर्मूले आप जरूर याद करें। ठीक है, अगर आपको पूरी बुक के फॉर्मूलों पर एक वीडियो चाहिए हो जहाँ पर आपको क्या है सारे के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिल जाए, तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं क्या एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका 18वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, सिद्ध करो sin a अपॉन 1 + cos a प्लस 1 + cos a अपॉन sin a, ये बराबर होता है हमारा किसका 2 cosec a के। ठीक है, हमें जैसे हम LHS लेकर के चलते हैं और हमें RHS प्रूफ करना होता है, तो सेम इसमें हम LHS लेकर के चलेंगे और RHS वाली वैल्यू को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या करेंगे, LHS बराबर जो वैल्यू हमें दे रखी है वो लिख लेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा sin a 1 + cos a। sin a से sin a कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + cos a का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखा है वहाँ पर, प्लस cos 1 + cos a से 1 + cos a कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा sin² a, यानी कि वहाँ पर 2 बार लिखा है और अगली लाइन में वो 2 बार यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + cos a के होल स्क्वायर में हमारा फॉर्मूला बनना है a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। आगे देखते हैं अब, 1 का स्क्वायर प्लस cos² a प्लस 2ab, यानी कि 2 × 1 और cos a, और sin² a हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है sin² a प्लस cos² a, इसका मान होता है 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पर पहली से है, तो 2 cos a बचा वो लिख देंगे, और यहाँ पर जो sin² a प्लस cos² a की वैल्यू a आ गई। ठीक है, और अपॉन में चल ही रहा है हमारा 1 + cos a × sin a। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos a और अपॉन में हमारा 1 + cos a × sin a। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 + cos a और अपॉन में बचेगा 1 + cos a × sin a। अब ये 1 + cos a से 1 + cos a कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 1/sin a। 1/sin a को हम लिख सकते हैं cos a के, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 cosec a। यही हमें LHS में लेकर के आना था, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, तो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है,
और 8वें चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आते रहते हैं, तो ये चैप्टर आप ढंग से तैयार करके जाएं। अब देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। तो अथवा में भी 8वें चैप्टर से आया हुआ है। सिद्ध करो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या है LHS लेते हुए चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप दोनों में देखेंगे तो सेम ऊपर वाले फॉर्मूला बनना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, तो वही लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। यहाँ से हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऐसे हम दूसरे में लगा देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर अभी वैल्यू सेम ही रहने देंगे। यहाँ पर जो कॉसेक ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, और यहाँ पर जो सेक ए है इसको लिख सकते हैं 1 कॉस ए। ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद में अगली लाइन से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ पर हमने क्या करा था 1 साइन ए लिख दिया था, तो इस साइन से हमारा ये साइन कट जाएगा, और ऐसे यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। तो अब हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचेगा, जब हमने यहाँ से साइन को साइन काट दिया था और कॉस को कॉस ए से काट दिया था, और दूसरी जगह बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के फॉर्मूले होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, आप पूरा पेपर तभी कर सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना ही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर लग गए दोनों फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अगली लाइन में इनके ब्रैकेट खोल देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 1 बचा और वहाँ से 2 बचा, तो 1 प्लस 2, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ से हम ये जो संख्या वाले इन्हें एक साइड लिख लेंगे, और जो हमारे ये कोण वाले हैं इन्हें एक साइड लिख लेंगे। वो देखते हैं आगे, संख्या वाले एक साइड आ गए और जो ये कोण वाले थे वो एक साइड आ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले बनेंगे अभी। जैसे यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और दूसरी तरफ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, जो हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है तो 1, और इन सबको जोड़ देंगे 2 2 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 6 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें यही प्रूफ करना था RHS में। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। ठीक है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे कोई नए क्वेश्चन नहीं आते, बार बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की ढंग से तैयारी करके जाएं, और मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देता हूँ इसमें। तो जो आपकी 8.4 है, ठीक है, बुक के हिसाब से, क्योंकि 8.3 क्या है आपकी कट चुकी है, अब जो 8.4 है उसी को हम बोलते हैं 8.3, और जिनके पास नई बुक होंगी पुरानी बुक में तो ये 8.4 होगी, और जिनके पास नई बुक होंगी उनकी बुक्स में ये 8.3 होगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप ढंग से करके जाएं, क्योंकि इसी में ये सारे कम से कम मतलब 10 से 12 क्वेश्चन है इस तरीके के, तो आप वो सारे तैयार करके जाएं। उन्हीं में से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और 4 नंबर वाले में भी। ठीक है, तो आप ज़रूर तैयार करके जाएं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका 19वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हमारे पास कोई अर्धगोला है और वो भी कैसा है, खोखला है। उस अर्धगोले के ऊपर हमने क्या है, कोई बेलन रख दिया, और वो भी बेलन कैसा है, खोखला है। ठीक है, और अर्धगोले का हमें व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की हमें कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और पहले मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ कि हमें क्या क्या दे रखा है, यह जो बर्तन है वो किस तरीके का है, उसके बाद आपको सोल्यूशन कराता हूँ इसका। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट है। पहले हम देखते हैं इसका चित्र। हमें इसमें दे रखा है
एक तो उन्होंने अर्धगोला बोला है, ये हमारा क्या हो गया अर्धगोला। इस अर्धगोले पर एक बेलन क्या रखा गया अध्यारोपित यानी कि रखा गया है, ठीक है। एक आकृति हो गई हमारे पास किसकी अर्धगोले की, और उसके ऊपर क्या रखा गया है बेलन, ठीक है। और हमें अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर लिखा भी है जो व्यास है। और हमें कुल ऊंचाई दे रखी है इसकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इस बर्तन की। तो ये बर्तन इस तरीके का है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो हमें अर्धगोला दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो बेलन दे रखा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि जो बर्तन है वो किससे बना है, एक अर्धगोले से बना है और एक बेलन से बना है। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारा जो बर्तन है बर्तन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी आपको अब आगे कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। और ये आप ध्यान रखना पूरा का पूरा जो मैंने अभी समझाया। अर्धगोले का हमें व्यास दे रखा है। अब व्यास से क्या करेंगे, हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई की जगह लगा देंगे 22/7 और आर हमने अभी निकाला है, ठीक है। अर्धगोले का हमारा आर कितना है 7, आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल लेंगे। हमारे पास जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल है तो वहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब बारी है हमारा किसके निकालने की, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई की जगह 22/7 लगा देंगे। आर है जो हमारे पास बेलन है, आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। जो बेलन है हमारे पास वो अर्धगोले पर आरोपित है यानी कि उसी पर रखा गया है, ठीक है। तो जितना अर्धगोले का व्यास होगा वही हमारा किसका बेलन का भी व्यास होगा। तो बेलन का भी व्यास वही हो जाएगा और त्रिज्या भी वही हो जाएगी, यानी कि आर का मान भी मिल गया। हमें कहीं से चाहिए ये एच, ठीक है। तो मतलब बेलन की कितनी ऊंचाई है, तो एच का मान हमें कहीं से निकालना है। एच का मान निकाल लेंगे तो उसे इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो एच की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इसकी कुल ऊंचाई कितनी बताई थी पूरे बर्तन की, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हमें अर्धगोला दे रखा है इसकी त्रिज्या आई थी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो वो टोटल इतनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है इतनी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 13 में से माइनस कर देंगे 7 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सारी की सारी वैल्यू मिल गई हैं तो हम क्या है फॉर्मूले में लगा देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। फिर वो मैंने बता दिया था कि इसका हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद ऊंचाई भी मैंने आपको समझा दी कैसे निकली है। फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर सारी वैल्यू रखने के बाद में हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए लास्ट में दोनों का ऐड कर देंगे तो निकाल लेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा जो पहले हमारा आया किसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। एक आया था हमारा 308 और दूसरा आया था हमारा 264। तो टोटल हमारा पूरे बर्तन का कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमें बर्तन दे रखा था इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अथवा वाला। अब इसके अथवा में हमें दे रखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर हो तथा 14 सेंटीमीटर हो और कोण AOC का मान दे रखा है हमें 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको चित्र में भी दिख रहा होगा ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आप चित्र देखेंगे तो आपको ऐसा आकृति दिख रही होगी। पहला देखेंगे एक छोटी आकृति है OBD, तो ये हो गया हमारा छोटा त्रिज्याखंड जिसकी हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा हो गया OA
और सी, इसके हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटे वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, तो हमारा ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। बड़ी त्रिज्याखंड है तो उसके लिए कैपिटल आर लगा देंगे और छोटा त्रिज्याखंड है तो स्मॉल आर लगा देंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम आगे इसका सोल्यूशन। अब तो इसका सोल्यूशन आपके सामने है, यहाँ लिख देंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमें कोण दे रखा है वो कितना है हमारे पास 40 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिख देंगे त्रिज्याखंड AOC माइनस त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान रखा है यहाँ पर कैपिटल, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा का मान लगा देंगे 40 अपॉन 360 इंटू पाई का मान आ जाएगा 22/7 और कैपिटल आर का मान आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 नम 36 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, उसमें से माइनस कर देंगे 7 का कितना हो जाएगा 49, तो हमारा कितना आ जाएगा 147। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर हमारा आ जाएगा 154 अपॉन 3 से हम क्या है उसको डिवाइड कर देंगे 154 को, तो हमारा आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास छायांकित भाग है इसका कितना क्षेत्रफल हो गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले, घन है, घनाभ है, त्रिज्याखंड है, वृत्तखंड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूले के ऊपर भी एक पूरी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी क्या एक वीडियो बना दूंगा। आपको पूरी बुक के फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या निकालना है हमें। ठीक है, इसमें बोल रखा है किस अनुपात में विभाजित करती है, तो वो हमारे होते हैं M1 और M2। हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक चित्र बना दिया है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हम मान लेंगे Q जो हमें दे रखा है -3,10, दूसरा मान लेंगे हम R जो हमें दे रखा है 6,-8। ठीक है, इन दो पॉइंटों को कोई रेखाखंड पर ये पॉइंट क्या है एक दूसरे से जोड़ रहा है, जिसका हमने नाम रख दिया P, और वो है हमारा -1,6। ठीक है, तो हमें ये M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो अनुपात है आप M1 और M2 मानकर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर M और 1 मान रखे हैं, आप ये भी मानकर कर सकते हैं, या आप K और 1 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम जैसे M1 अपॉन M2 हमें निकालना है और इसकी वैल्यू हमने मान ली है M और 1, तो हम यहाँ पर M की वैल्यू निकालेंगे, इसे स्मॉल m की वैल्यू, और उसे यहाँ पर रख देंगे M1 अपॉन M2 के सामने। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन आपको क्या है जो विभाजन सूत्र होता है अनुपात वाला, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका x निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है और y निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले में पहले आपको बता देता हूँ। तो पहले बता देता हूँ x निर्देशांक निकालने के लिए, तो वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा होता है x बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। अब ऐसी क्या होता है हमारे पास y के निर्देशांक निकालने के लिए भी होता है। ठीक है, तो अब y वाला बता देता हूँ। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2
y1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब निकालते हैं हम P पॉइंट के निर्देशांक। P पॉइंट के एक निर्देशांक हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं और एक निर्देशांक हम अपनी तरफ से निकालेंगे। दोनों निर्देशांकों की तुलना कर देंगे जिससे हमारा m1 और m2 के मान आ जाएंगे। ठीक है, x के या y के दोनों में से किसी एक के मान की तुलना करने पर ही हमें क्या है, m1 और m2 के मान मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों की तुलना करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है। यहाँ पर लिखा है कि माना बिंदु P ब्रैकेट माइनस के 1,6 जो कि Q माइनस के 3,10 और R 6, माइनस के 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को, जैसे मैंने बताया था, M अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। और ये मैंने दोनों फॉर्मूले ही बता दिए थे, x के लिए और y के लिए। और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दे रखी है। जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप इसे मान लेंगे x1 और y1 इन पॉइंटों को, और इन्हें मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, और ये हमारे हैं x और y के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ से आप समझ जाना, मैंने वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, अब ये मान हम किस में रखते हैं, फॉर्मूले में। यहाँ पर फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख देंगे, आप ऊपर से देखकर रख लेना। मैंने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर जो मेरे P x, y के निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 6m माइनस 3 अपॉन m प्लस 1, और दूसरा y निर्देशांक आ जाएगा माइनस के 8m प्लस 10 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारा x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक हो गया। अब इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, ये जो हमारे पास P के x, y के निर्देशांक है। ठीक है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, तुलना एक की ही करेंगे। ठीक है, जैसे x की तुलना x वाले निर्देशांक से कर देंगे और y वाले की तुलना y वाले से कर देंगे। ठीक है, तो किसी एक के ही करेंगे, यहाँ पर हमारा एक से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x निर्देशांक क्या आया, 6m माइनस 3 अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा x निर्देशांक क्या है, -1, ये इधर चला जाएगा और साथ में मैं इसकी माइनस से गुणा भी कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6m माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के m और माइनस के 1। अब क्या करूँगा, m वाले पद एक साइड और जो संख्या वाले पद है उन्हें एक साइड कर लूँगा। आगे करते हैं, वो 6m हमारा इस साइड में बचा था और उस साइड में माइनस के m इधर ले आएंगे तो प्लस के m हो जाएगा, और उधर की साइड हमारा था -1 और इधर की साइड बचा था हमारा माइनस के 3, उधर ले जाएंगे प्लस के 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7m और इधर आ जाएगा हमारे पास 2, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 2/7। ठीक है, इस m की वैल्यू को m1 अपॉन m2 बराबर होगा किसके, m अपॉन 1 के, वहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। m1 अपॉन m2 बराबर होगा m अपॉन 1 के। m की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, 2:7 अपॉन 1, ये 1 घूमकर ऊपर चला जाएगा। तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2:7। m1 बराबर 2, m2 बराबर 7, यानी कि जो पॉइंट है P माइनस के 1,6 वो दोनों बिंदुओं यानी कि उस रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, यानी m1 और m2 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, और इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेन होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो आप फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएं, तभी आपको पेपर बढ़िया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बुक का, आप वो कर देंगे। तो मेन होते हैं फॉर्मूले। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता या आपके पास नहीं है, आप बुक में से भी उसको नहीं ढूंढ सकते, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मुझे फॉर्मूले की एक वीडियो बना करके दे दो। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों के अंदर फॉर्मूले के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और ये आपके 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस पार्ट में सिर्फ 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होने वाले हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर करवा दिए हैं। पूरा पेपर में एक ही वीडियो में इसलिए नहीं लेकर के आ रहा क्योंकि वीडियो क्या है, बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी।
इसलिए मैं क्या है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर कर ला रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 2 ये अपलोड होने वाला है और पार्ट 3 इसका जल्दी आने वाला है। ठीक है, और इन सोल्यूशन वीडियो के पार्ट्स को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि उनको भी सैम्पल पेपर का सोल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, तो आप पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और क्या है, मैंने आपके लिए जो आपका साइंस का सैम्पल पेपर है 2024 का, तो उसके सोल्यूशन पर भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और उस सोल्यूशन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैम्पल पेपर में से ही आ जाते हैं। ठीक है, मेरी जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका आपको तभी पता चल सकता है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। ठीक है, जब ही आपको पता चल पाएगा कि मेरी न्यू वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।